Now we will start with a new topic in coordination compounds, that is bonding in coordination compounds. Now this is the next topic, bonding in coordination compounds. When we want to study, we should first of all know there was a scientist whose name was Werner. इन्होंने कई सारे बॉन्डिंग फीचर्स बताए थे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के, लेकिन इनकी थ्योरी फेल हो गई थी. वो कुछ रीजंस से फेल हुई थी. जो मेन रीजंस थे कि ये नहीं समझा पाए कि वाई ओनली सर्टेन एलिमेंट्स दे पोजेस रिमार्केबल प्रॉपर्टी ऑफ फॉर्मिंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. जैसे कि अगर आप इसी सीरीज में मेरा सेकेंड वीडियो देखेंगे प्लेलिस्ट का, तो आपको समझ आएगा कि अधिकतर 3D एलिमेंट्स यानी स्कैंडियम टू जिंक और कुछ और इनसे अलग, जैसे प्लैटिनम हुआ या सिल्वर है, गोल्ड है, स्पेसिफिकली अधिकतर ऑलमोस्ट 3D एलिमेंट्स, और जो बाकी तीन मैंने अलग बताया आपको, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, ऑलमोस्ट इन्हीं के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आपको देखने को मिलते हैं. इनके अलावा हमें जो है एस ब्लॉक के कोई एलिमेंट देखने को नहीं मिलेंगे एज अ सेंट्रल मेटल, पी ब्लॉक के नहीं देखने को मिलते. तो ये ऐसा क्यों है, ये समझा नहीं पाए थे. इनका सेकेंड ड्रॉबैक था वर्नर की थ्योरी का कि ये नहीं बता पाए कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में जो बॉन्ड्स बनते हैं वो डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज क्यों रखते हैं. फिर तीसरी इनकी सबसे बड़ी ड्रॉबैक थी कि क्यों कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की जो है मैग्नेटिक और ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज होती हैं और इनका क्या रीजन है. सो टू ओवरकम हिज theories lacunas, there were various theories given time to time. जैसे ये 4 थ्योरीज दी गई थी बॉन्डिंग समझाने के लिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में. पहली थी लिगेंड फील्ड थ्योरी, LFT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, MOT, ये आपने 11th में पढ़ी हुई है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. तो LFT और MOT इज नॉट देयर इन द सिलेबस ऑफ क्लास 12th. इस चैप्टर के सिलेबस में हमें पढ़ना है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी. सो आवर फोकस विल बी ऑन दीज टू ओनली, and these theories in detail, specifically valence bond theory and crystal field theory ने coordination compounds में होने वाले जितने भी points वर्नर नहीं समझा पाए उनको clear किया. Now you see valence bond theory पढ़ते समय आप सारे questions कर पाएंगे इस पे based, अगर आप सिर्फ 2 छोटी छोटी tables याद रखते हैं. तो ये टेबल बना ले. वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के लिए आपको एक टेबल बनाना है जिसमें 3 कॉलम्स होंगे. पहले कॉलम में हम कोऑर्डिनेशन नंबर लिखेंगे, दूसरे में हम टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन लिखेंगे और तीसरे में हम ज्योमेट्री लिखेंगे. और ये टेबल हमें लर्न करनी पड़ेगी बिकॉज दिस विल हेल्प अस टू सॉल्व द क्वेश्चंस. तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो सकता है, 2 बार 4 लिखेंगे क्योंकि कंडीशन स्पेसिफिक है. अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगी. ये हमें पहले से पता है क्योंकि हमने 11th में पढ़ा है. क्या पढ़ा है कि हाइब्रिडाइजेशन अगर sp3 हो, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो, तो ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल ही होती है. कहाँ पढ़ा था ये हमने? केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर है 11th का 4th चैप्टर. उसमें मीथेन जब पढ़ रहे थे, मीथेन का स्ट्रक्चर, तो मीथेन के फॉर्मूले में CH4 आता है, तो 4 उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है, इसीलिए हाइब्रिडाइजेशन sp3 और ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होती है. एक और पॉसिबिलिटी है कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो तो हाइब्रिडाइजेशन DSP2 भी हो सकता है. और अगर ये DSP2 होता है तो ज्योमेट्री होगी स्क्वायर प्लेनर. ये टेबल आपको लर्न करनी पड़ेगी. देन वन मोर पॉसिबिलिटी इज देयर कि कोऑर्डिनेशन नंबर 5 हो. अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 5 होता है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d या DSP3 होगा. और दोनों ही केसेस में ज्योमेट्री जो है वो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगी. ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री भी आपने 11th में पढ़ी है, PCl 5 की थी, हाइब्रिडाइजेशन था sp3d. सो इफ यू रिमेंबर दिस विल बी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. नेक्स्ट कम्स कोऑर्डिनेशन नंबर 6. अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3d हो सकता है. इट कैन बी sp3d2 और इट कैन बी d2sp3. और इन दोनों ही केसेस में ज्योमेट्री जो है वो ऑक्टाहेड्रल ही होगी. सो आई रिपीट, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होने पर 2 पॉसिबिलिटीज हैं, हाइब्रिडाइजेशन sp3 या dsp2 हो सकता है.
ज्योमेट्रीज उसके रिस्पेक्ट में होंगी, जो हाइब्रिडाइजेशन है उसके रिस्पेक्ट में। फॉर 5 द डेटा इज रिटन, अगर 6 है तो sp3d2 और d2 sp3 और ज्योमेट्रीज ऑक्टाहेड्रल होगी। इनमें से कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 6 काफी कॉमन है, इन पे बहुत से क्वेश्चंस बनते हैं। फिलहाल इस वीडियो में हम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के एग्जांपल्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। Now one more table I want to tell you. This table is nowhere written in the book. This I have made as per the questions we have gone through past so many years. आप एक टेबल बना लें वीक लिगेंड और स्ट्रॉन्ग लिगेंड की, जिसमें मैं आपको कुछ लिगेंड्स बता रही हूँ जिनको स्ट्रॉन्ग और वीक में एनलिस्ट किया जाता है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स में आप लिख लें अमाइन, और आप लिख लें कार्बोनिल, और आप लिख लें साइनो, राइट। और वीक में है वाटर, एफ यानी फ्लोरिडो एंड क्लोरिडो। अगर ये इतने आपको याद रहते हैं तो आप ये दोनों ही थ्योरीज वीबीटी और सीएफटी बहुत आराम से कर लेंगे विदाउट एनी डाउट। पर आपको ये टेबल प्रॉपर याद होनी चाहिए कि ये 3 स्ट्रॉन्ग लिगेंड है और ये 3 वीक लिगेंड है, ठीक है, क्योंकि इनके ऊपर बहुत सा एक्सप्लेनेशन डिपेंड करेगा। नाउ यू कम एंड सी द 2 एग्जाम्पल्स आई हैव रिटन। पहला है CONH3 होल 6 3+, और दूसरा एग्जाम्पल है COF6 3-। अब ध्यान दें, अगर आप गौर से देखोगे तो आपको इस एग्जाम्पल में स्ट्रॉन्ग लिगेंड दिखाई देगा इस टेबल से, इस तरफ से, और नीचे वाले एग्जाम्पल में फ्लोरिडो लिगेंड है जो कि एक वीक लिगेंड है, यहाँ लिखा हुआ है। तो यहाँ पर क्वेश्चंस आपको पेयर में ही मिलते हैं, एक में वीक लिगेंड मिलेगा और एक में स्ट्रॉन्ग मिलेगा, और सेंट्रल मेटल एटम दोनों में ही सेम होगा, दोनों का ही सेम है कोबाल्ट। अब आप ध्यान दो कि आप कैसे पहचानोगे कि इसमें करना क्या है। यह आपको पेयर ऑफ कंपाउंड दिया हुआ है, CONH3 होल 6 3+, और दूसरा है COF6 3-। इन पे क्वेश्चन आता है कि आप इनकी ज्योमेट्री बताइए, हाइब्रिडाइजेशन बताइए, मैग्नेटिक बिहेवियर बताइए। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको वीबीटी से सॉल्व करना है, और कैसे सॉल्व करना है नाउ लेट अस सी। CONH3 होल 6 जैसे ही देखेंगे आपको समझ आना चाहिए कि ये क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर, ये क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर। सिमिलरली नीचे वाले एग्जांपल्स में भी यहाँ 6 देखते से समझ आना चाहिए कि इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। और जैसे ही आपको समझ में आता है कि कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो आपके दिमाग में टेबल की ये 2 लाइनें आ जानी चाहिए कि कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 है तो हाइब्रिडाइजेशन या तो sp3d2 होगा या d2 sp3 होगा, और ज्योमेट्री तो ऑक्टाहेड्रल होगी ही। तो अगर आपसे सवाल में ज्योमेट्री पूछी है तो क्वेश्चन देखते से ही, कोऑर्डिनेशन नंबर देखते से ज्योमेट्री का आंसर तो आ ही गया कि वो ऑक्टाहेड्रल ही होगी। क्यों ऑक्टाहेड्रल ही होगी? क्योंकि टेबल ऐसा बोलती है कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए तो 2 ऑप्शन है, लेकिन ज्योमेट्री तो ऑक्टाहेड्रल ही होगी। नाउ लेट अस सॉल्व। अब इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 3 क्वेश्चंस बोले हैं कि आप बताइए कि इनकी जो है ज्योमेट्री क्या है, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, और इनका मैग्नेटिक नेचर कैसा होगा। हम तीनों ही बहुत इजीली निकाल सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है, याद रखना है कि सेंट्रल मेटल एटम का कॉन्फ़िगरेशन आपको पता होना चाहिए। कोबाल्ट है तो इसका एटॉमिक नंबर है 27। अगर आपको ये नहीं आता है प्रॉपरली तो वीडियो नंबर 2 देखें प्लेलिस्ट का, दैट विल टेल यू हाउ टू डू इट वेरी इजीली। सो कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर है 27, तो कॉन्फ़िगरेशन में आएगा 4s2 3d7। ये मैं समझा चुकी हूँ प्रीवियस वीडियो में, इसलिए मैं यहाँ रिपीट नहीं कर रही। कॉन्फ़िगरेशन है 4s2 3d7, लिख लिया सबसे पहले। सिमिलर यहाँ पर भी कोबाल्ट है तो 4s2 3d7 ही कॉन्फ़िगरेशन आएगा, देयर विल नॉट बी एनी चेंज। ये क्वेश्चंस पेयर में आते हैं और दोनों का ही सेंट्रल मेटल एटम सेम रहता है, सिर्फ लिगेंड एक में स्ट्रॉन्ग एक में वीक होता है। अब देखिए इनको सॉल्व करने में सिर्फ 3 स्टेप्स लगती हैं। पहली स्टेप में आप क्या करें कि जो आपने ये लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसको ड्रॉ करें। तो कोबाल्ट जो है जब उसने कोई बॉन्ड नहीं बनाया, वो एटम के फॉर्म में है, तो उसका कॉन्फ़िगरेशन आप 4s2 3d7 बोल रहे हो, उसको ड्रॉ कर लो। ध्यान रखना है हमेशा आपको कि 4s में इलेक्ट्रॉन पहले जाते हैं मगर सीक्वेंस में वो बाद में आता है। सीक्वेंस में बाद में आता है का कहने का मतलब क्या है वो मैं आपको समझा देती हूँ। आपने अफबाउ प्रिंसिपल पढ़ा है क्लास 11th में,
तो आपको मालूम होगा कि 1s 2s 2p ये वाला जो स्ट्रक्चर आपने पढ़ा था फॉर फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, इसमें जो है 3p के बाद इलेक्ट्रॉन 4s में आ जाता है और 4s के बाद 3d में जाता है। तो इलेक्ट्रॉन भरते 4s में पहले हैं, 3d से पहले, इसलिए कॉन्फ़िगरेशन लिखते समय 4s to 3d से पहले लिखा जाता है, मगर ड्रॉ करते समय बाद में लिखेंगे, क्योंकि याद रखें कि 4s में इलेक्ट्रॉन भरते भी पहले हैं और यहाँ से निकलते भी पहले हैं, और ऑर्डर में 4s 3d के बाद आता है, इसलिए मैंने बाद में लिखा है। एक चीज आपको और पता होनी चाहिए कि 4s के साथ 4p और 4d भी यहाँ प्रेजेंट है, मगर वो खाली हैं। तो मैं 4p भी ड्रॉ कर लेती हूँ और ये कॉन्फ़िगरेशन इसमें ड्रॉ कर लें। 4s2 का मतलब हुआ ये रहा 4s2, और 3d7 का मतलब 1 2 3 4 5 6 and 7. So this is the configuration 3d7 4s2 and 4p 0. 4p में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, पर हमें उसे ड्रॉ करना है, रीजन अभी समझ में आएगा। नाउ सेकेंड स्टेप ऑफ दिस इज कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए, जैसे मैंने आपको पहले सिखाई हुई है वीडियोज में। तो ऑक्सीडेशन स्टेट अभी ओरल निकल जाएगी। ये न्यूट्रल लिगेंड है तो 0 × 6 = 3, तो कोबाल्ट यहाँ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। आपका +3 आए -3 आए, चार्ज से कोई मतलब नहीं है, जो भी आ रहा है, जैसे यहाँ 3 आ रहा है तो आपको 3 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकाल देने हैं। 3 कैसे निकालेंगे? 4s में भरे पहले थे तो 4s से निकालेंगे भी पहले, तो 4s से दोनों इलेक्ट्रॉन निकल के 4s खाली हो जाएगी। और 3d देखें, 3d में फिलिंग कैसे हुई थी? पहले सिंगल फिलिंग, जो रूल्स हैं वो आपको पता है, फिर पेयरिंग हुई थी 6 और 7। तो आपको 3 इलेक्ट्रॉन निकालने, तो 2 यहाँ से और 7th इलेक्ट्रॉन यहाँ से, यानी जो लास्ट में भरा है वो पहले निकलेगा। तो 4s2 निकल गया दोनों इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ से 7th इलेक्ट्रॉन, तो आपके पास ये बचा हुआ है। और फिर यहाँ पर है 4p जिसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, ये फर्स्ट और सेकेंड स्टेप जो आपने यहाँ करी वो यहाँ भी सेम रहेगी। फर्स्ट स्टेप विल बी सेम। वाई इट इज सेम? क्योंकि यहाँ पर भी कोबाल्ट है, कॉन्फ़िगरेशन सेम है, और ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें तो वो भी सेम आएगी। देख लेते हैं। कोबाल्ट इज x प्लस -1 × 6 = -3, तो x -6 = -3, ये उधर जाएगा, तो +6 - 3 x = +3। सो ये पेयर में कंपाउंड्स आते हैं और इनके कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं कि इनका सेंट्रल मेटल सेम होता है, उसकी ऑक्सीडेशन भी दोनों ही एग्जाम्पल्स में सेम आती है। तो फर्स्ट स्टेप जो आपने यहाँ लिखी वो सेम होगी, सेकेंड स्टेप जो लिखी वो भी सेम होगी क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है। अब जो है वेरिएशन आता है लास्ट स्टेप में, थर्ड स्टेप में क्या हुआ? कोबाल्ट पहले अकेला था एटॉमिक स्टेट में, उसने कोई बॉन्ड नहीं बनाया था। फिर उसने देखा कि NH3 लिगेंड इज अप्रोचिंग विद इलेक्ट्रॉन्स, तो उसने क्या किया? उसके लिए अपने पास जगह बनानी चालू की, इसीलिए वो ऑक्सीडाइज हुआ और उसने 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए। अब ध्यान दें, यहाँ पर चेंज आएगा, तो चेंज समझाने के लिए फर्स्ट स्टेप में नहीं बनाऊंगी, सेकेंड स्टेप बना देती हूँ। कोबाल्ट यहाँ भी 3rd ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो +3 में हुआ क्या था कि 3d से एक 7th इलेक्ट्रॉन निकल गया था, 4s2 पूरी खाली थी, 4p भी अवेलेबल है, और हमें 4d भी बनाना पड़ेगी, मैं बताऊंगी क्यों। 6 यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, 4s खाली हो चुका है। 3d में आपके पास बचे हैं 6 इलेक्ट्रॉन और 4p पूरी ब्लैंक है। नाउ यू सी, सेकेंड स्टेप मैंने फिर से बनाई है, उसके पीछे रीजन है, आई विल गेट बैक टू दैट। आप आइए फर्स्ट एग्जाम्पल में देखिए। अब आपको जरूरत पड़ेगी इस टेबल की। NH3 कैसा लिगेंड है? इट्स अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड। अगर आपके कंपाउंड में लिगेंड स्ट्रॉन्ग है तो वो क्या करता है? वो इन d इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करा देता है। पेयरिंग का मतलब है ये इलेक्ट्रॉन्स आपस में पेयर हो जाएंगे, और कोबाल्ट जब बनाएगा NH3 होल 6 3+, तो क्या होगा? NH3 के अप्रोच करने पर कोबाल्ट क्या करेगा? इनर d ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करा लेगा। अब मैं आपको बता रही हूं कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं कोबाल्ट के, पिंक वाले हैं, इसमें 2 ही थे और ये सब 2-2 होके क्या हो जाएंगे? 3 बॉक्स में खत्म हो जाएंगे। अब आपके पास क्या हुआ? 3d के 2d खाली हो गए, 4s खाली हो गया और 4p तो खाली था ही।
सो नाउ व्हाट हैज टू बी डन। अब आपको दिख रहा है यहाँ 6 लिगेंड्स हैं, एक लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन देता है, ये मैंने पहले के वीडियोस में बताया हुआ है और बनाकर भी बताया था। तो यहाँ पर आप क्या करें, हर बॉक्स में 2-2 इलेक्ट्रॉन भर दें। तो हाइब्रिडाइजेशन आपको दिख ही रहा है साफ साफ। यहाँ एक NH3 लगा, यहाँ एक NH3, 6 NH3 है, एक NH3 2 इलेक्ट्रॉन्स देता है। तो आप ऐसे लिखते जाएंगे NH3 सबके नीचे, जो ये इंडिकेट करेगा कि ये ब्लू वाले इलेक्ट्रॉन्स कौन लेके आया, NH3 लेके आया। और पिंक वाले किसके, आपके सेंट्रल मेटल एटम के, जो कि पेयर होके ऐसे हो गए हैं। क्यों? क्योंकि लिगेंड स्ट्रांग था। हाइब्रिडाइजेशन चेक करें तो क्या है, D2sp3। साफ साफ दिखाई दे रहा है कि अगर स्ट्रांग लिगेंड हो तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, D2sp3। अब आइए नीचे वाले एग्जाम्पल में ध्यान देते हैं। यहाँ पर F जो है वो वीक लिगेंड है, तो जो थर्ड स्टेप होगी वो COF6 3- की लास्ट स्टेप जो होगी उसमें क्या होगा, ये ध्यान देने वाली बात है। जो इनर 3D है इसमें 6 इलेक्ट्रॉन बचे थे, 4s खाली था, 4p भी खाली है, अवेलेबल है, और 4d भी अवेलेबल है। यहाँ जगह नहीं है, मैं सारे नहीं बना पाऊंगी, बट यू अंडरस्टैंड D में 5 बॉक्स होते हैं, तो यहाँ 5 बॉक्स बनाइए 4D के। नाउ यहाँ पर एक डिफरेंस आता है लास्ट स्टेप में। यहाँ स्ट्रॉन्ग लिगेंड था तो आपने इलेक्ट्रॉन्स को पेयर करके अंदर वाला 3D खाली कर लिया था, लेकिन जब लिगेंड वीक होता है तो क्या होता है, ये 3D को टच नहीं कर पाता, 3D रिमेन्स अनचेंज्ड इफ द लिगेंड इज वीक। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 6 तो आएंगे ही आएंगे, तो ये क्या करेगा, 4s से फिलिंग चालू होगी, क्योंकि वो इनर 3D को डिस्टर्ब नहीं कर पा रहा। तो यहाँ देखिए F, यहाँ भी F, हियर ऑल्सो एवरीवेयर। सो फिर से आपने पूरे 6 F को अरेंज कर लिया है और आपको हाइब्रिडाइजेशन क्या मिल रहा है, sp3d2, S 4s के लिए, p3 4p के लिए, क्योंकि 4p में 3 बॉक्स हैं तो इसीलिए p3, और 4d से हमने 2d यूज किए हैं तो sp3d2। तो यहाँ पे आपको ध्यान से समझ आ गया होगा कि जब लिगेंड वीक है तो वो अंदर के d इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग नहीं करा पाता, इसलिए बाहर के d यूज होते हैं। अब इसको और अच्छे से समझें कि आपको इन 2 एग्जाम्पल्स को करते समय ये समझ आ गया होगा कि ये टेबल आपको क्यों याद होनी चाहिए। अगर आपको ये टेबल नहीं याद है तो आप नहीं इस स्टेप पे आके कंफ्यूज हो जाएंगे कि अब ये लिगेंड वीक है कि स्ट्रांग, तो मैं यहाँ पर क्या करूँ। अब जो मैंने आपको बोला मैं उसे समराइज कर देती हूँ। अगर लिगेंड स्ट्रांग है तो वो 3D के D यूज करता है, इसीलिए हाइब्रिडाइजेशन आता है D2sp3, अंदर वाला D यूज होता है। ये अंदर लिखा हुआ है, इसका मतलब अंदर वाला D है। अगर लिगेंड वीक है तो वो 4D में इलेक्ट्रॉन्स भरता है, यानी बाहर के D यूज करता है, तो आपको हाइब्रिडाइजेशन मिलता है sp3d2। समझ आया? तो D2sp3 जो आपने यहाँ पे लिखा हुआ था, D2sp3 का मतलब क्या है कि ये 3D का D है, और बाहर D2 लिखा है, इसका मतलब ये 4D का D है। समझ आया? तो इसीलिए जो है ये अंदर का D जो है वो कब यूज होता है, 3D कब यूज होता है, जब लिगेंड आपका कैसा हो, स्ट्रांग हो। लिगेंड अगर स्ट्रांग है तो 3D के इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करा देता है, इसीलिए हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है D2sp3 बिकॉज इट कैन यूज द इनर D ऑर्बिटल्स। तो 3D इनर D ऑर्बिटल कहलाता है, और जो है आपका जो कॉम्प्लेक्स बनता है वो कहलाता है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। स्ट्रॉन्ग लिगेंड कैसा कॉम्प्लेक्स बनाता है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का मतलब है 3D यूज करता है। लेकिन अगर वीक लिगेंड है, कैसा लिगेंड है, वीक लिगेंड है, तो वो क्या यूज करेगा, बाहर वाले D यूज करेगा, तो क्या बनाएगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कौन बनाएगा, वीक लिगेंड। और आउटर ऑर्बिटल का मतलब क्या है कि 4D यूज करे, अंदर के 3D नहीं यूज हो रहे, बाहर के 4D यूज हो रहे हैं। तो इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बता सकती हूँ कि आप इसे कैसे याद रखेंगे।
अगर आप स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स को अपने बिल्कुल बहुत क्लोज, जैसे आपके घर में आपके कजिन आए हुए हैं, बहुत ही क्लोज, आपके मौसी या मामा के बच्चे, तो आप उनको बहुत ज्यादा प्यार करते हो, तो आप क्या करते हो, उनसे आपकी बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होती है। तो स्ट्रांग बॉन्डिंग के कारण आप क्या करते हो, आप उनको अपने घर के अंदर जगह खाली करके देते हो कि यू कम एंड अकम्पनी मी इन माई रूम, मेरे कमरे में आके रहो। तो आप उसको घर के अंदर रखते हो, यानी इनर ऑर्बिट्स में रखते हो, अपने पास रखते हो। लेकिन अगर कोई बहुत दूर के रिश्तेदार आए हैं जिनसे आपकी बॉन्डिंग क्या है, वीक बॉन्डिंग है, वीक बॉन्डिंग वाला रिश्तेदार आया, तो आप क्या करते हो, घर के बाहर जो गेस्ट रूम है, 4D क्या है, गेस्ट रूम है, बाहर है, आउटर ऑर्बिटल है, तो वहां उसके लिए अरेंजमेंट करते हो। इन इलेक्ट्रॉन्स को आप अपने गेस्ट का सामान समझ सकते हो। तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या है, अगर ये गेस्ट का सामान है तो आपने उसके लिए अरेंजमेंट कहाँ करी है, बाहर के रूम में। और अगर वो स्ट्रांग है, आपकी बॉन्डिंग स्ट्रांग है, तो आप क्या करोगे, अपना सामान उठा के जगह खाली करोगे आने वाले मेहमान के लिए। तो स्ट्रांग लिगेंड कम्स एंड ऑक्यूपाइज द इनर डी एंड द वीक लिगेंड गोज एंड ऑक्यूपाइज द आउटर डी। आई होप आपको ये समझ आया होगा। यहाँ पर साथ में 2 क्वेश्चंस और चलते हैं। आपने हाइब्रिडाइजेशन तो समझ ही लिया है कि जो है स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो D2sp3 बना देगा और वीक है तो sp3d2 बना देगा। साथ में एक चीज और देखें, ज्योमेट्री पूछी थी, तो ज्योमेट्री दोनों की ही ऑक्टाहेड्रल होगी क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों का 6 है, तो टेबल के अकॉर्डिंग 6 कोऑर्डिनेशन नंबर पे ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल होती है। अगर मैग्नेटिक नेचर पूछा तो मैग्नेटिक नेचर कैसे देखेंगे, फॉर मैग्नेटिक नेचर यू सी, मैग्नेटिक नेचर में आप फर्स्ट एग्जांपल देखिए, यहाँ पर जो ये पिंक कलर के इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं ये सेंट्रल मेटल एटम के हैं यानी कोबाल्ट के हैं। अगर ये सब पेयर्ड होते हैं, जैसे ये सब पेयर्ड हैं इसमें, तो जो आपका फर्स्ट वाला कॉम्प्लेक्स है वो होगा डाई मैग्नेटिक। वो कैसा होगा, डाई मैग्नेटिक। डाई मीन्स सारे पेयर्ड हैं। और सेकेंड वाले में देखें, जो ये इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं इसमें आपको 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं। तो अगर एक सिंगल अनपेयर्ड भी मिलता है तो वो कॉम्प्लेक्स को पैरामैग्नेटिक बनाता है। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स देखकर आप डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक नेचर बता देंगे, यानी मैग्नेटिक कैरेक्टर भी बता देंगे। तो 3 बातें सीखनी थी, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ज्योमेट्री क्या है और मैग्नेटिक नेचर क्या है। आई होप दिस इज क्लियर। यू कैन सॉल्व फ्यू मोर एग्जाम्पल्स टू क्लैरिफाई द थिंग्स। 2 टेबल याद रखें, स्ट्रॉन्ग वीक लिगेंड टेबल, और VBT में आप कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में ये इतना डेटा याद रखें। नेक्स्ट वीडियो will be about coordination number 4 and we'll talk about these 2 lines. I hope this much is clear. Thank you.